Good morning, all of you. Now streaming is live. मैं कॉलेज शिक्षा विभाग केमिस्ट्री कोऑर्डिनेटर के रूप में आपका स्वागत करता हूं और आज हम सर्वप्रथम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक, जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के अंदर भी इम्पॉर्टेंट है। अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंदर यह है बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग जगह पे है। जैसे एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर में आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों में है, और एमएससी प्रीवियस के साथ साथ ये एमएससी फाइनल में भी है। तो मैं विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि हमने इस तरह से इसे तैयार किया है कि हम बेसिक लेवल से शुरू करें, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को लेते हुए और बाद में एडवांस लेवल पे आएंगे। तो हमारे पास कंटेंट हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कहने का मतलब है कि मेरी जो 4 क्लासेज होगी उसमें से 2 क्लासेज अभी हैं। उसमें पहले आज की क्लास के अंदर हम टर्मिनोलॉजी, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन सी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसको देखेंगे। उसके बाद इसी में हम नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इसके अंदर प्राइमरी और एडवांस लेवल दोनों को देखेंगे, और एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टीज। आप सभी को ये जान करके बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत आश्चर्य भी हो सकता है कि इसकी एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज एनॉर्मस है, जो हम बायोकेमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनिक और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं 1-2 चीज़ें आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। तो आज के जो हम 25 मिनट की क्लास हम रख रहे हैं, उसके अंदर हम टर्मिनोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स और उनका क्लासिफिकेशन, सेंट्रल मेटल, डेंसिटी, कीलेट्स और हेप्टिसिटी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और 1-2 क्वेश्चंस भी मैं आपको इस बारे में दूंगा। जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, वो अगर YouTube लाइव पे देख रहे हैं तो वो ये देखें कि आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ कि कोई भी एक ऐसे लिगेंड का नाम लिखिए जो कि बाइडेंटेट लिगेंड हो। आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं, कोई भी एक द्विदंतुक लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड। अगर ये आपने लिख दिया है आपके YouTube पे हमें दिखाई देगा, तो हम आपका नाम भी इसमें ले सकते हैं, और जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम इसको ले सकते हैं। और एक हेप्टेसिटी को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, हेप्टेसिटी को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने आपको ये 2 डायग्राम्स यहाँ पे दिखाए हैं। ये दोनों हमारी रिसर्च लैब में सिंथेसाइज किए हुए कंपाउंड्स हैं। डॉक्टर राजाराम, डॉक्टर सुरुचि गुप्ता के द्वारा इनका एक पेपर भी इसके ऊपर पब्लिश हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक रूप से काम करेंगे। आप ये देखिए कि जो मैंने आपको दिखाया, ये सेंट्रल मेटल है जो कि कोबाल्ट+2 में है। तो मैं 2 चीज़ें आपको 2 मिनट में और बताऊंगा, इसके बाद हम वापस इसी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। हमारी बॉडी के अंदर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, ये सारे अलग अलग फंक्शंस में काम करते हैं। ये हम जब एडवांस क्लास लेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन प्राइमरी लेवल पे, जो आपके बीएससी में भी अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयरन का कहाँ पे इस्तेमाल है। तो जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में। मैं एक और स्लाइड में आपको बताऊं, जैसे टेट्राहाइड्रल जिंक है, टेट्राहाइड्रल जिंक +2 है, ये कार्बो कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, जिंक कॉम्प्लेक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। तो अब सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड में जिंक +2 किस फॉर्म में पाया जाता है, तो टेट्राहाइड्रल की फॉर्म में। अभी क्योंकि कोरोना पीरियड चल रहा है, कोविड-19 की वजह से हम लोग आपकी क्लासेस के ले रहे हैं, तो आपने सुना भी होगा जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो जिंक की टेबलेट दी जाती है। जिंक की टेट्राहाइड्रल फॉर्मेट में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है, इसकी वजह से वो हमारे इम्यूनिटी सेंसर्स को और इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर कर पाता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, उसके बाद वापस हम टर्मिनोलॉजी पे आएंगे। जैसे हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल काम में आता है,
आप अगर यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल काम में आता है। लेकिन इतना ही नहीं, मेटल के साथ में आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी है, मतलब वो +2 स्टेट में है या +3 स्टेट में है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके उनके बायोलॉजिकल बिहेवियर के अंदर। तो ये बेसिक चीज़ें हमें आज देखनी है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है, आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कोरोना और केमिस्ट्री, इसका बहुत बड़ा रोल है। मैंने ये लिंक आपके लिए यहाँ पे रखा है, आप इसको जाकर के अगर आपको टाइम मिले तो आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से इसको जरूर पढ़ें। इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी आपको पेपर मिलेंगे और कोरोना के भी पेपर्स मिलेंगे। ये कोरोना की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काम में आ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जिंक के, कॉपर के, आयरन के जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसी की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बनती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में देखते हैं, ड्रग्स को देखते हैं, तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनको हम अपनी लैब्स के अंदर सिंथेसाइज भी करते हैं। अब मैं बहुत बेसिक चीज पे आता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने दो टर्म्स यूज की, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और एक डबल सॉल्ट्स। ये बेसिकली होते क्या है? डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है? जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मैंने एग्जांपल यहाँ पे रखा, पोटाशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, और डबल सॉल्ट का हमने यहाँ पे एग्जांपल रखा है पोटाश एलम K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O। ये हमें एक अलग तरीके से समझना है। तो मेरे स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक जैम बोर्ड आपको दिखेगा। अगर आपको जैम बोर्ड दिखाई दे रहा है तो जैम बोर्ड दिखाई दे रहा है, आपको गूगल बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए इसके ऊपर मैं पोटाश एलम की स्ट्रक्चर आपके लिए लिखता हूँ। तो पोटाश एलम क्या है इसको हम देखेंगे। इसको बनाने का क्या मेथड है, इसके लिए हमें दो सॉल्ट लेने पड़ेंगे। कौन कौन से सॉल्ट हम ले रहे हैं? एक तो K2SO4 और दूसरा हम इसके साथ में ले रहे हैं Al2SO4 थ्राइस। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। कहने का मतलब यदि मुझे डबल सॉल्ट बनाना है तो मैं एक बीकर लूंगा, उसमें पहले मैं एल्यूमिनियम सल्फेट डाल दूंगा, उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा, उस सॉल्यूशन के अंदर धीरे धीरे पोटेशियम सल्फेट डालूंगा, उसका सॉल्यूशन बनेगा, और ये इस तरह से जो सॉल्यूशन बना इसको मैं हीट करूंगा, और जब हीट कर दूंगा और उसके बाद में जो क्रिस्टल्स बनेंगे उन क्रिस्टल्स की यदि स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उसकी स्ट्रक्चर लिखूंगा और वो स्ट्रक्चर हम निकालेंगे तो वो आएगी K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O, जो मैंने आपको पीपीटी में दिखाई थी। अब आपने ये इस तरह से एक डबल सॉल्ट बना लिया। इसी तरह से मैं आपको कहता हूं कि आप यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाइए। यदि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो आपको दो, जैसे हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड का एग्जांपल लिया तो आपने दो एग्जांपल रखे, एक आपने KCl लिया और दूसरा आपने फेरोसाइनाइड लिया, KCl और फेरोसाइनाइड। यदि ये आप लेते हैं और इन दोनों का सॉल्यूशन बनाते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन बनाने के बाद में इसको हीट करते हैं, और जब इसको हीट करते हैं इनके सॉल्यूशन के बाद में और फिर कूल करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो वापस इस तरह से क्रिस्टल्स आते हैं। ये जो क्रिस्टल्स आते हैं ये कौन से क्रिस्टल्स होते हैं? ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड के होंगे। लेकिन यदि हम इसका जनरल फॉर्मूला लिखें तो वो क्या आएगा? 4KCN डॉट FeCN ट्वाइस। ये इस तरह का इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे अब हमारी एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ये हमने क्रिस्टल बना लिया, ये भी हमने इसका क्रिस्टल बना लिया। अब यदि हम इसको डिसॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन बनाएं, तो हमें क्या क्या मिलने चाहिए? इसके पेरेंट आयन कौन कौन से हैं? एक तो पोटाशियम आयन, दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम आयन Al+3, और तीसरा कौन सा है? सल्फेट आयन SO4-2।
अगर हमें इसके सॉल्यूशन में ये तीनों मिलते हैं, इसके सॉल्यूशन में हमें ये तीनों आयंस मिलते हैं, कौन से? एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन और पोटाशियम आयन, तो ये डबल सॉल्ट है। मतलब डबल सॉल्ट वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने सॉल्यूशन में अपने प्राइमरी आयन देते हैं। K2SO4 अलग सॉल्ट था, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग सॉल्ट था, लेकिन जब इनका सॉल्यूशन बना करके हमने नया कंपाउंड बना तो वो पोटाश एलम था, फिटकरी था, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। जब उन्होंने उसको सॉल्यूशन बनाया तो हमें वापस यही वाले आयंस मिले। लेकिन सेम प्रोसीजर आपने जब पोटाशियम साइनाइड और फेरोसाइनाइड के लिए रखा तो उस कंडीशन के अंदर जो हमें सॉल्ट मिला वो K4FeCN6 का था। हमने जब इसका सॉल्यूशन बनाया तो वो सॉल्यूशन इस बार वास्तव में पोटाशियम आयन, फेरस आयन और साइनाइड आयन नहीं देता है। वो उसकी जगह पर क्या देता है? एक नया आयन देता है। वो क्या है? FeCN6। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा। FeCN6 ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्म में आपको यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होंगे जो अपने सॉल्यूशन के अंदर अपने पेरेंट आयंस नहीं देंगे, मतलब पोटाशियम आयन, फेरस आयंस और साइनाइड आयन ना दे करके एक नया आयन देंगे। वो नया आयन क्या है? फेरोसाइनाइड आयन। तो ये एक पॉइंट रहेगा जो आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ। डबल सॉल्ट वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जो कि सॉल्यूशन में अपने पेरेंट आयंस देते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो सॉल्ट्स हैं जो कि अपने पेरेंट आयंस ना दे करके एक नया आयन देते हैं। इसलिए इन दोनों की केमिस्ट्री डिफरेंट है, इनके बायोलॉजिकल प्रोसेस डिफरेंट हैं, इनकी एप्लीकेशन डिफरेंट हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इनकी मैथमेटिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस, मतलब एनर्जेटिक्स इनकी डिफरेंट आती है। तो अब हम टर्मिनोलॉजी में हमने पहली चीज़ कर ली, डबल सॉल्ट का अंतर, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अंतर। हम इस क्लास के अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं? डबल सॉल्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने आपको एग्जांपल दिया K4FeCN6 का। यहाँ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ CONH3 6Cl3 हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो यदि इसके अंदर हम टर्म्स देखें कि कौन कौन सी टर्म्स हमें करनी है, उसे हमने ध्यान से देखना है। एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं। जब कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा जाता है, जैसे आपने K4FeCN6 लिखा था तो FeCN6 को लार्ज ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पे आप CONH3 6Cl3 लिख रहे हैं तो ये वाला पोर्शन आप लार्ज ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो जैसे ये लार्ज ब्रैकेट में जो लिखा जाता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और जो बाहर का पार्ट है वो कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर या ये आयोनिक एंटिटी होगी। साथ ही इसके अंदर जो मेटल आयन होगा उसकी दो तरह की वैलेंसीज होंगी। कौन कौन सी वैलेंसी होंगी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो रिप्रेजेंट कर रही होगी, या नेगेटिव चार्ज होगा उसे रिप्रेजेंट कर रही होगी। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? +3 है। सेकेंडरी वैलेंसी से हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है या हमारा रोल उसमें ज़्यादा है। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कोबाल्ट की कितनी है? अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप अपने YouTube के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ कोबाल्ट की कितनी है। हाँ यस, इसकी कोबाल्ट की 6 है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी एक डिसाइड करती है कि स्ट्रक्चर क्या होगा। जो आपका थर्ड पार्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का, उसमें ये सेकेंडरी वैलेंसी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख लिया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी देख लिया, आयोनाइजेशन स्फीयर देख लिया, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी देख लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर, जो यहाँ पे लिगेंड अटैच्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। याद रहे, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो इसके लिए कहलाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। फिर जो हम लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं वो क्या है? लिगेंड्स हैं, और जिसको हमने सेकेंडरी वैलेंसी भी बोला। इसके बाद है सेंट्रल मैटर।
सेंट्रल मेटल पॉजिटिव पार्ट भी हो सकता है, नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है। आप जब बाद में डिटेल में आइसोमेरिज्म देखेंगे तब आप देखेंगे कि एक मेटल बेस आइसोमेरिज्म होती है जिसके अंदर कुछ मेटल्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होने के साथ साथ नेगेटिव भी आ जाती है कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, इसे बाद में देखेंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का अंतर आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। प्राइमरी वैलेंसी आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करेगी, मतलब ये कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बता रही होगी, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट होगी और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की प्रॉपर्टीज को बताएगी। जो कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर है, जैसे मैंने शुरू में कहा हीमोग्लोबिन का, कार्बोक्सी एनहाइड्राइड का, अब जो कोरोना के साथ में जो कॉम्प्लेक्सेस बनाने की स्टडीज हो रही हैं जिंक के और दूसरे, उन सब के अंदर जो पार्ट है वो सेकेंडरी वैलेंसीज के इंपॉर्टेंट होगा और सेकेंडरी वैलेंसीज की स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी। जैसे कोई ड्रग बनी कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर तो वो सेकेंडरी वैलेंसी की फॉर्म में इसको दिखा रही होगी। तो अब हम लिगेंड्स की बात करेंगे, क्योंकि लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया जाएगा तो उसके अंदर उसका लिगेंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में आएगा। तो लिगेंड के क्लासिफिकेशन कई प्रकार से हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन, जैसा मैं पहले बता रहा था कि लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है तो वो एनायनिक लिगेंड होगा। लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है तो वो न्यूट्रल लिगेंड होगा। लिगेंड पे पॉजिटिव पार्ट भी हो सकता है तो वो कैटायनिक लिगेंड होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया, क्लोरो Cl माइनस है, क्लोरो Cl माइनस है, हाइड्रोक्सो Cl OH माइनस है, तो ये नेगेटिव लिगेंड्स हैं। इसी तरह से जैसे NH3 एमीन है, CH3NH2 न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ये इसके न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी कैंसरस ड्रग्स का प्रिकर्सर है, इससे बनाया जाता है। इसके अंदर दो तरह के मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। एक मोनोडेंटेट लिगेंड कौन सा है, जो Cl माइनस है, नेगेटिव लिगेंड है, और एक कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड है जो कि NH3 वाला है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो दोनों की तरफ से हो रहा है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज यूनिक तरह की प्रॉपर्टीज निकल पाती हैं। अब हम देखते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड्स के अंदर नॉर्मली दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए, जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड थे उसमें भी नेगेटिव लिगेंड था और पॉजिटिव लिगेंड था, न्यूट्रल लिगेंड था। यहाँ भी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं। यहाँ हमने दो एग्जांपल दिए, एक इथाइलिन डाइअमीन का, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे EN की फॉर्म में, एक ऑक्सलेट होगा जो नेगेटिव लिगेंड है, इसे OX-2 के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि जब आप आगे की क्लासेस में नॉमेनक्लेचर करेंगे तो जो अपना नेगेटिव लिगेंड होगा उसके लिए अपने सफिक्स क्या लगाएंगे, O, ऑक्सलेटो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, कार्बोनेटो, फॉस्फेटो, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनके अपने कॉमन नेम्स, जो नॉर्मल नेम होंगे, जैसे वाटर के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, ये इथाइलिन डाइअमीन है। अब ये बाइडेंटेट क्यों था, क्योंकि ये एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ये अगर एक साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है तो ये अल्टीमेटली कीलेट बनाने को लीड करेगा। ये कीलेट बनाने को लीड करेगा। कीलेट किस तरह से बनेंगे इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको कीलेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हेक्साडेंटेट लिगेंड की फॉर्म में, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका हार्डनेस ऑफ वाटर की टाइट्रेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। टाइट्रेशंस अपने इससे बनाई सकते, टाइट्रेशन इसकी कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम निकाल सकते हैं, और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स होते हैं। नॉर्मली कीलेट उसे कहा जाता है जिसमें एक लिगेंड यहाँ पे हुआ और इसके ऊपर एक हेक्साडेंटेट या बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड इसको पूरी तरह से जकड़ लेता है। कीलेट का मतलब क्रैब लाइक। अब क्रैब लाइक स्ट्रक्चर जहाँ बन जाए वो कीलेट होगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मान लीजिए कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम आयन है या कोई और मेटल है, तो इस लिगेंड के अंदर 6 डोनेटिंग साइट्स हैं, 6 कोऑर्डिनेटर एटम हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये यहाँ दिख रहे हैं आपको, और 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो इसकी वजह से ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। तो इसके अंदर मेटल, मान लीजिए ये जो मेरे हाथ में है वो है छोटा वाला मेरा अंगूठा, और ये क्रैब है।
तो ये इसने इसको जकड़ लिया। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बन रही होगी, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रही है, और अगर आप मेरे हाथ पे देखेंगे तो इस तरह से बन रही है, ये वाली इसकी कहलाएगी कीलेट। तो कीलेट की स्ट्रक्चर्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। तो इस तरह के पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बहुत सारे होते हैं। यहाँ एक चीज़ और समझनी आवश्यक है नोमेनक्लेचर के लिए, जब हम मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं तो वो 2 होंगे तो हम बाई लिखेंगे, 3 होंगे तो ट्राई लिखेंगे। लेकिन यदि बाईडेंटेड लिगेंड हैं और वो 2 हुए, जैसे इथाइलिन डायमीन का ट्वाइस, तब हम बिस लिखेंगे। पॉलीडेंटेड लिगेंड होंगे, जैसे ईडीटीए 2 बार आ जाए तो उसको बिस करके लिखेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लिगेंड से संबंधित ही आपको बेसिक्स के अंदर ही समझ लेना चाहिए, वो कहलाता है हेप्टासिटी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने ऊपर जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं पिछली सारी स्लाइड्स के अंदर, वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड वाले थे, तो उसको तो हम एक सिंपल डोनर की तरह से मानते हैं। लेकिन जो पाई डोनर होते हैं वो अलग तरीके के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उनके कॉम्प्लेक्सेस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आजकल आप जो देख रहे हैं सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, उसके अंदर भी जो कंप्यूटर साइंस से लेकर के बहुत सारी और जगह पर यूज होती है, वहाँ पे भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मैं यहाँ हेप्टेसिटी को आपको बेसिक्स में बताना चाहता हूँ क्योंकि ये आगे सब जगह पर काम में आएगी। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे ईटा 2। इसकी हेप्टेसिटी यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर ये साइक्लोपेंटा डाईइन है और ये साइक्लोपेंटा डाईइन की फॉर्म में अटैक करें, ये इंपॉर्टेंट है, साइक्लोपेंटा डाईइन की फॉर्म में अटैक करें तो यहाँ पे 4 हैं और ये चारों काम करेंगे तो ईटा 4 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे साइक्लोपेंटा डाईइन हो और उसमें 2 ही पा रहे हो तो, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल की वजह से आ रहा हो, तो ईटा 3 होगा। लेकिन अगर साइक्लोपेंटा डाईइन में ये इलेक्ट्रॉन 5 के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हो तो ये ईटा 5 हो जाएगा। कंक्लूजन ये हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 ही के बीच में था, 2 ही कार्बन के बीच में था, इसलिए ईटा 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 5 के ऊपर मूव कर रहा है, इसलिए ईटा 5। तो बेसिकली जो हेप्टेसिटी है वो क्या चीज है, नंबर इनटू द कार्बन एटम्स कोऑर्डिनेटेड टू दी मॉलिक्यूल, ये इसकी हेप्टेसिटी कहलाएगी। हेप्टेसिटी सुप्रा मॉलिक्यूलर्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ईटा 6 वाले हैं रुथीनियम के साथ, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और ये सिंथेटिक केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी जगह पर काम में आती हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने 3 तरह के लिगेंड्स देखे, तो एक तो आप कहेंगे मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड। लेकिन चौथे तरह के लिगेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं, वो कौन से हैं जिसमें हेप्टेसिटी डेवलप होती है, पाई डोनर लिगेंड्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूँ, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में उसका लिख सकते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई लिगेंड्स होते हैं जिसको अपने अगली क्लासेस के अंदर नोमेनक्लेचर में यूज करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। तो यस, जो कहलाते हैं ब्रिस लिगेंड्स, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ब्रिस डोनर एटम्स इनके अंदर होने आवश्यक होते हैं। इसी तरह से एक और तरह के लिगेंड्स होते हैं जो एम्बाइडियंट लिगेंड्स हैं। जैसे हमने इथाइलिन डायमीन लिखा था, तो उसमें दोनों नाइट्रोजन एटम्स थे जो डोनर एटम के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन यदि अपने थायोसाइनेट आयन लिखें, तो थायोसाइनेट के अंदर 2 जो डोनर एटम्स होंगे वो अलग अलग होंगे और एट ए टाइम एक ही काम कर रहा होगा। तो कभी वो नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनाएगा तो उसे एन थायोसाइनेटो लिखेंगे, अगर वो सल्फर की तरफ से बनाएगा तो उसे एस थायोसाइनेटो लिखेंगे। तो इस तरह से हम जो आज की क्लास के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी देखना चाहते थे, इसको हमने पूरा किया है। अगली क्लास जो भी आपकी होगी उसमें हम नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म के साथ साथ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग करेंगे और एप्लीकेशन का पार्ट लेंगे। आप ये देख सकते हैं कि कोरोना पीरियड के अंदर हमने ज्ञानदूत कार्यक्रम के रूप में एक इनिशिएशन किया है और इस इनिशिएशन का आगे जारी रहना और कितना इसका होता है ये आपके रिस्पॉन्स पे होता है, निर्भर करेगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी लिखिए, अपने विचार लिखिए और आप ये बता भी सकते हैं कि आपको इस टॉपिक की ज़रूरत है तो उसके ऊपर भी आगे क्लासेस करवाई जा सकती हैं। इसके अंदर हम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
और बायोकेमिस्ट्री की पीजी क्लासेज जिसमें रखेंगे, और एक पूरा शेड्यूल अभी आपको कौन कौन सी क्लासेज होगी उसको शेयर आपसे कर दिया गया है, उससे और शेयर कर देंगे। मैं आज की क्लास को समरी की फॉर्म में देते हुए आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, समरी की फॉर्म में बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने आज कर ली है, और इस बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर आपने हेप्टेसिटी को बहुत ध्यान से देखा। इसके साथ साथ आपने ईटा कॉम्प्लेक्सेस, पाई कॉम्प्लेक्सेस और सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस के जो लिगेंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में देखा। इसको हम आगे की क्लासेस में डिटेल में यूज करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को आपने देखा। मैं चैट बॉक्स में आपके आंसर के लिए, यूट्यूब चैट बॉक्स में आपके आंसर के लिए 2 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे ये पता चल जाए कि आप कितना इसको देख रहे थे। क्वेश्चंस की एक पूरी लिस्ट है जो आपसे बाद में शेयर कर दी जाएगी। ये क्वेश्चन है, मैं हिंदी में इसको पढ़ देता हूँ। AgNO3 और PtCl4NH3 इसका कॉम्प्लेक्स की यदि AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई जाए, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर नहीं लिखी है क्योंकि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अभी आपसे नहीं करवाई है, ये हमने डबल सॉल्ट की फॉर्म में लिखा है। ये है PtCl4 नीचे आएगा और 4NH3, ठीक है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं NH3 4। अगर इसको रियल में लिखेंगे तो इसके कई सारे कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं, और जितने कॉम्प्लेक्सेस इसके बनेंगे उसी अनुसार क्लोराइड आयन होंगे। तो वो AgNO3 के साथ में कितने क्लोराइड आयन रिएक्शन करेंगे, आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर हम आपको जो क्वेश्चन आवर क्लासेज होंगी उसमें देखेंगे। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज पाई एसिड लिगेंड, इनमें से कौन सा है जो पाई एसिड लिगेंड के रूप में कार्य कर सकता है, सिग्मा नहीं, पाई लिगेंड के रूप में कार्य कर सकता है। फ्लोराइड पहला ऑप्शन, ऑक्साइड दूसरा ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड तीसरा ऑप्शन और अमोनिया चौथा ऑप्शन। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आंसर्स में लिखते हैं।